गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। आज फिर महासागर सेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड के लिए जो भौतिक भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें टॉपिक लेके आया हूँ ज्योग्राफी का। तो अपने पिछले अध्याय में हम पढ़ रहे थे, हमने वायुदाब के बारे में पढ़ा था। वायुदाब के बारे में हमने पढ़ा था। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े थे। वायुदाब प्रभावित करने वाले कारक वायुदाब पेटियों के बारे में हमने पढ़ा था। वायुदाब पेटियां अक्षांशों के आधार पर और इनमें हमने पढ़ा था कि भी तापक्रम जनित भी होती है पेटियां, तापक्रम जनित। और तापक्रम जनित के बाद में हमने पढ़ा था कि भी गतिजन्य भी वायुदाब पेटियां पाई जाती है। गतिजन्य भी वायुदाब पेटियां पाई जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि भी वायु जो है, यानी कि अगर देखा जाए तो पवनों का हमने वर्गीकरण भी पढ़ा था। पवनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि भी जिस प्रकार से ग्रहीय पवनें होती हैं, ग्रहीय पवनें या सनातनी पवनें जिनको हम बोल सकते हैं, सनातनी पवनें। इसके बाद सनातन इन ग्रहीय पवनों में जो ग्रहीय पवनें जो होती हैं वो पवनें अधिकतर जो है, यानी कि ये पवनें अगर देखा जाए तो सनातनी पवनें कही जाती है, या प्राचीन काल में ये पवनें चला करती थी या चलती हैं सनातनी पवनें, या इनको जो है अपनी स्थायी पवनें भी अपने कहते हैं, स्थायी पवनें भी कहते हैं। ये पवनें अधिकतर अगर इनका वर्गीकरण अपने देखें तो हमने पढ़ी थी व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें जो प्राचीन समय में पाल वाले जो जहाज थे उनमें जो है इनको उपयोग में लिया जाता था। ये व्यापारिक पवनें जो है, जिस प्रकार से अपने ये देखें तो अधिकतर व्यापारिक पवनें देखी जाए तो ये यानी कि अक्षांशीय क्षेत्रों के अनुसार चलती है, और पाल वाले जहाज इन पवनों के कारण पूरे वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गति करते हैं, एक ही दिशा के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ी थी व्यापारिक पवनों के बाद में स्थायी पवन है विश्वत रेखीय पछुआ पवन। विश्वत रेखीय पछुआ पवन जो हमने पढ़ी थी कि भी 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के मध्य इस प्रकार की पवनें प्रभावित होती है, जिससे अपने विश्वत रेखीय पछुआ पवनें या डोलड्रम या काम ऑफ रीजन वाला क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ी थी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पवनें। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पवनी, ये अधिकतर अगर देखा जाए तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में जो है ये प्रवाहित होती है, चलती है। और इन पवनों को जो है अपने असव अक्षांश भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असव अक्षांश भी कहा जाता है। असव अक्षांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में ये पवनें जो है यहाँ पर इनके महासागरीय क्षेत्र में एक इस प्रकार का यानी कि निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, या जहां पर वायु मंद गति से प्रभावित होती है, नगण्य रूप से प्रभावित होती है, तो हवा रुक जाती है और उसके कारण जहाज डूबने लगते हैं। तो एक बार जहाज जो थे उनमें घोड़े लदे हुए थे, या घोड़े थे उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये पहुंचा जहाज तो बिल्कुल हवा रुक गई, और रुकते ही जो है जहाज डूबना प्रारंभ हो गया। डूबने से बचाने के लिए घोड़ों को जो है इसमें फेंकना प्रारंभ कर दिया, या घोड़े जो है इसमें फेंक दिए गए। तो जब खोज और सर्वेक्षण कार्य हुआ यहाँ पर, तो यहाँ की जो सागरीय तलहटी में जो देखा गया कि भी घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं। इस कारण उस समय से इसको जो है असव अक्षांश के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भी ध्रुवीय पवनी या ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हवाएं चलती हैं उच्च दाब के कारण,
वो ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। अधिकतर ध्रुवीय पवनें जो होती हैं वो अत्यधिक हिम झंझावात से भरी हुई होती हैं और इनसे दृश्यता समाप्त हो जाती है। ध्रुवीय पवनें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में ये चलती है, जैसे साइबेरिया का क्षेत्र है या ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में ये ध्रुवीय पवनें चलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी सामयिक हवाएं, जिसे अपने बोलते हैं दूसरी सामयिक हवाएं या मौसमी हवाएं। सामयिक या मौसमी, मौसमी मौसमी हवाएं। मौसमी हवाओं में हमने पढ़ा था कि सागरीय समीर है, सागरीय समीर हमने पढ़ी थी, और स्थलीय समीर हमने पढ़ी थी जो स्थलीय भागों से प्रवाहित होती है वायुदाब के परिवर्तन के कारण, स्थलीय समीर। उसके बाद हमने पढ़ी थी पर्वत तथा घाटी समीर, पर्वत तथा घाटी समीर। पर्वत तथा घाटी समीर, इस प्रकार की हवाएं जो होती है पर्वतीय भागों में और घाटियों में जो है प्रवाहित होती है, जिसे अपने पर्वत तथा घाटी समीर कहा जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ी थी स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें जिसे लोकल विंड्स कहते हैं। स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें स्थान विशेष के अनुसार चलती हैं या जिसे अपने लोकल क्षेत्र के अनुसार लोकल विंड्स के रूप में इसे अपने जानते हैं। लोकल विंड्स में हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से हमने जो है अगर देखा जाए तो चिनूक और फोन हमने पढ़ी थी, चिनूक और फोन, ये दोनों ही उष्ण एवं शुष्क हवाएं हैं, उष्ण व शुष्क हवाएं हैं, शुष्क हवाएं हैं। और उष्ण और शुष्क हवाएं चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और फोन जो है यूरोप में प्रवाहित होने वाली उष्ण एवं शुष्क हवाएं होती हैं। ये अधिकतर इनके द्वारा जो है इतनी उष्ण और शुष्क होती है कि इनके द्वारा जो है जब ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आती है रॉकी पर्वत को पार करके, तो ये उष्णता और शुष्कता इनकी बढ़ जाती है और उसके कारण जो है यहाँ पर ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है तापक्रम को कम कर देती है। इनके कहने का मतलब ये कि उस समय जो है अपने ये मानते हैं हिमपात हुआ होता है और वहां पर जो है ये टेम्परेचर को जो है बढ़ा देती है। टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो है यहाँ जो है इनकी छोटी छोटी घास उग जाती है, छोटी छोटी घासें या छोटी छोटी लाइकेन शैवाल जो है पौधे यहाँ पर उग जाते हैं, तथा ये गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है, गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। इसी प्रकार से जब ये यूरोप में आती है तो यूरोप में भी ये जो है अधिकतर अगर इसको देखा जाए तो यूरोप में भी जो है ये इनके कहने का मतलब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम को जो है बढ़ा देती है और वहां पर जो है टेम्परेचर वहां माइनस में होता है, इसलिए टेम्परेचर को वहां पर बढ़ा देती है और उससे जो है विभिन्न फसलों के लिए वहां पर अंगूर और जैतून की खेती के लिए वहां पर ये महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार से उसके बाद में हमने पढ़ी थी सिरोको, सिरोको जो अत्यधिक उष्ण हवाएं हैं, जो दक्षिणी जो अफ्रीका का जो भाग है, अफ्रीका के अंदर जो है सहारा मरुस्थल में जो है सिरोको हवाएं चलती हैं। सिरोको हवाएं जो है अत्यधिक उष्ण और शुष्क हवाएं होती हैं जिनको अपने सिरोको कहा जाता है। सिरोको इटली में इनका नाम सिरोको रखा गया है, इटली में इनका नाम सिरोको रखा गया है। जब ये भूमध्य सागर को पार करती हैं तो भूमध्य सागर को पार करके इटली और स्पेन में ये वर्षा करते हैं अधिकतर। उष्ण और शुष्क होने के कारण जब भूमध्य सागर को पार करती है तो इसमें आर्द्रता आ जाती है और आर्द्रता के कारण जो है ये वहां पर अधिकतर वर्षा करती है। सिरोको जो है पवनों को अधिकतर अगर देखा जाए तो सिरोको जो है इनको अरब में इनको सिमूम कहा जाता है, अरब में इनको सिमूम के नाम से जाना जाता है। मिस्र में इनको खमसिन के नाम से, मिस्र में इनको जो है खमसिन के नाम से जाना जाता है। लीबिया में इनको गिबली के नाम से जाना जाता है, गिबली के नाम से जाना जाता है। या ट्यूनीशिया में इनको चिली के नाम से जाना जाता है और सिरोको में इटली में इनको सिरोको के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक उष्ण और शुष्क हवाएं होती हैं, इस कारण ये जो है अधिकतर इनके कारण जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है दृश्यता समाप्त हो जाती है।
कई बार ये भूमध्य सागर को पार करके जो है इटली और स्पेन में वर्षा भी करती है, जो लाल रंग की रेत के कणों के कारण वर्षा होती है और ये ऐसा लगता है जैसे रक्त वर्षा हो रही है। तो इसी प्रकार से अगली पवन हमने पढ़ी थी हरमट्टन। हरमट्टन हरमट्टन जो हवा होती है ये अधिकतर जो है अफ्रीका का जो गिनी तट है, गिनी तट पर जब ये प्रवाहित होती है तो इसे डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर हवा के नाम से इसलिए इसको जाना जाता है क्योंकि गिनी तट जो है वहां पर आर्द्रता और उमस भरा वातावरण होता है, और जैसे ही ये उष्ण और शुष्क हवा वहां पहुंचती है तो उसके कारण जो है उष्ण और शुष्क हवा के कारण वहां जो है टेम्परेचर जो है यानी कि उष्णता, जो आर्द्रता और उमस होती है उसको ये सोख लेती है, और इस कारण जो है क्योंकि अधिक आर्द्रता और उमस के कारण जो है मनुष्य को त्वचा संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं। इसलिए इस हवा को यानी कि डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये उस आर्द्रता और उमस को जो है सोख लेती है। सोखने के कारण जो है इसे डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अगली हमने पढ़ी थी लू। लू लू जो है अगर देखी जाए तो अत्यधिक उष्ण हवा होती है। ये अधिकतर जो पश्चिमी भाग है, महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग है उन पश्चिमी भागों में, जिस प्रकार से हमने देखा जाए पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है या भारत का जो क्षेत्र है थार का मरुस्थल है, इन क्षेत्रों में जो है ये अधिकतर प्रवाहित होती है, और इन्हें जो है ताप लहरी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर इतना अधिक होता है, इनका टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि ये जो है लगभग अगर देखा जाए दिन के समय इनका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊंचा हो जाता है, या कई कई बार तो 60-65 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है इस रेगिस्तानी क्षेत्रों में चला जाता है। तो इन्हें जो है ताप लहरी अपने कह सकते हैं। और मई जून के महीनों में जो है ये रात्रि के 12 बजे तक भी, यानी कि रात्रि पूर्ण, कई बार तो पूरी रात जो है ये चलती रहती है। इस कारण यानी कि इनको ताप लहरी कहा जाता है। कहने का मतलब ये अत्यधिक जो है उष्ण हवाएं होती है जिनसे जनजीवन प्रभावित होता है, या अपने ये कह सकते हैं कि इनके कारण जो है मनुष्य जो है उस समय जो है बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। तो इस प्रकार से लू जो है अत्यधिक ताप लहरी वाली, अत्यधिक टेम्परेचर वाली हवाएं होती है। इसके बाद हमने पढ़ी थी मिस्ट्रल। मिस्ट्रल हवाएं, मिस्ट्रल जो है इनके ठंडी या आर्द्र हवाएं होती है, जबकि ये हवाएं अधिकतर जो है उप ध्रुवीय जो क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है ये प्रवाहित होती है। अधिकतर जो ऊपर का भाग है अक्षांशीय क्षेत्र, वहां पर ठंडी हवाएं प्रवाहित होने के कारण जो है इनको जो है मिस्ट्रल हवाएं कहा जाती है। मिस्ट्रल हवाएं, इनकी गति जो होती है, इनकी गति अधिकतर कई कई बार इनकी गति इतनी होती है कि ये इनकी जो क्षेत्र है यूरोप का जो क्षेत्र है उस यूरोप के क्षेत्र को ये प्रभावित करती है। यूरोप के कई कई बार ये फ्रांस और स्पेन में जो है प्रवेश कर जाती है, फ्रांस के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे यानी इनकी गति कई बार बहुत अधिक होती है। लगभग इनकी गति जो है 55 से 65 किलोमीटर के करीब होती है प्रति घंटा, लेकिन कई बार इनकी गति जो है 128 किलोमीटर तक भी चली जाती है। इसलिए लोग जो है इनसे प्रभावित होने से बचने के लिए जो है पेड़ों कतारों में जो है पेड़ों और वृक्षों को या झाड़ियों को लगाते हैं, जिससे कि इनका वेग कम हो सके। इसी प्रकार से मिस्ट्रल हवाएं जो है अत्यधिक तूफानी होती है, और ये फसलों में नुकसान पहुंचाती है। वहां पर जो भी फसल होती है वहां पर ये उस क्षेत्र में नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद हमने पढ़ी थी ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड ब्लिजार्ड भी जो है अत्यधिक शीतल हवाएं या ठंडी हवाएं होती हैं, जिनके कारण जो है जनजीवन प्रभावित होता है। अधिकतर इनकी गति अगर देखी जाए तो लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ये हवाएं, ठंडी हवाएं चलती है, और इनमें इनसे जो है पूरा का पूरा जो यूरोप क्षेत्र है इनसे जो है प्रभावित होता है। इसी प्रकार से बोरा हमने पढ़ी थी। बोरा बोरा जो हवाएं होती हैं वो भी अत्यधिक, जिसे अपने ध्रुवीय हवाएं कहते हैं, या जो पूरे उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र को जो है ये प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है इन हवाओं के बारे में पढ़ा था, जो वायुदाब के कारण उत्पन्न होती है। अधिकतम जहां पर वायुदाब अधिक होता है वहां से हवा जो है निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसके बाद हम देखते हैं
कि भाई जिस प्रकार से अपने पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बलों के बारे में अगर अपने पढ़ें, पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बल, परिवर्तन लाने वाले बल, तो पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बलों को अपने जो है दो प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो हो गया अंतर्जात बल, अंतर्जात बल, अंतर्जात बल, और दूसरा होता है बहिर्जात बल या बाह्य बल, जिसे अपने कह सकते हैं बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से उत्पन्न होते हैं, जिसे अपने ये कह सकते हैं कि भी वो आंतरिक भागों से आंतरिक प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण वो उत्पन्न होते हैं। और बहिर्जात बल जो होते हैं पृथ्वी पर बाहरी धरातलीय भागों के जो भी बाहरी तत्व हैं उनके कारण वो उत्पन्न होते हैं। अब अपने इनमें जो है अनेक प्रकार से इनका अध्ययन अपने कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो अंतर्जात बलों में अपने ये कह सकते हैं कि भी विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया, विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप की क्रिया, इन दोनों क्रियाओं के कारण या इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है अंतर्जात बल निर्मित होते हैं। अंतर्जात बल के कारण जो है आंतरिक भागों में पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उस आंतरिक संरचना में परिवर्तन होते हैं, और आंतरिक संरचना के कारण जो है अनेक परिवर्तन देखे जाते हैं। इसी प्रकार से बहिर्जात बल जो होते हैं, बहिर्जात बल से मतलब कि पृथ्वी की जो बाहरी धरातलीय भाग है, धरातलीय भाग पर, धरातलीय भाग पर परिवर्तन, धरातलीय भाग पर परिवर्तन, धरातलीय भाग पर परिवर्तन किस प्रकार से, जैसे कि भी कई बार क्या होता है कि धरातलीय भाग पर अपर्दन की क्रिया भी होती है, अपर्दन, अपक्षय, या अपने ये कह सकते हैं कि पर्वतीय संरचना का निर्माण, या अपने कह सकते हैं कि पठारीय संरचना का निर्माण। अब ये सारी चीजें जो निर्मित हो रही हैं, इनके निर्मित होने के कारण इनका जो अपर्दन होता है या जो अपक्षय की क्रिया होती है वो अपक्षय की क्रिया इनको जो है यानी बाहरी धरातल पर विभिन्न प्रकार के जो स्रोत होते हैं, जिस प्रकार से वायु अपर्दन है या जल अपर्दन है, या अपने ये मान सकते हैं तापीय अपर्दन है, ताप के कारण अपर्दन या अपक्षय होता है। तो ये क्या करते हैं कि यानी कि बाहरी चीजें जो होती है यानी कि बाहरी धरातल, ये बाहरी जो कारक होते हैं उनको जो है निर्मित हुई चीजों को वो नष्ट करने में लगे रहते हैं, और जैसे जैसे वो चीजें नष्ट होती जाती हैं वैसे वैसे जो है यानी कि कहने का मतलब कि उन चीजों को जो है धीरे धीरे जो है अपर्दन के कारण जो मलबा पदार्थ नीचे की तरफ आता रहता है, सागरीय भागों में जमा होता रहता है, और फिर जो है जैसे ही वहां पर भार या अधिक होता है भूसनति का निर्माण होता है, या अपने ये कह सकते हैं कि फिर जो है वापिस वो भाग जो है धरातलीय भाग ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यानी कि प्रकृति के अंदर जो है, प्रकृति में निर्माण और विनाश, निर्माण और विनाश जो है अनवरत रूप से चलते रहते हैं, अनवरत रूप से लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। जब किसी क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके कारण जो है ये निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे अपने यानी दो बलों द्वारा कंट्रोल या नियमित किया जाता है, एक तो अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। ये दोनों बल जो है पृथ्वी पर कार्य करते हैं। जिस प्रकार से इनको अपने जो है अनेक नामों से भी जो है संबोधित कर सकते हैं। जिस प्रकार से अंतर्जातीय जो बल है इनको जो है दो प्रकार से, एक तो क्षैतिज संचलन द्वारा, क्षैतिज संचलन, और दूसरा है लंबवत संचलन के द्वारा, लंबवत संचलन के द्वारा। तो दोनों ही प्रक्रिया जो है इसमें चलती रहती है, यानी कि क्षैतिज संचलन से मतलब क्षैतिज गति जो है वहां पर जो है इनमें जो है अगर देखा जाए तो जो लहरों की जो गति होती है या अपने ये माने कि तरंगों की जो गति होती है वो क्षैतिज गति होती है, और क्षैतिज गति के कारण जो है उसमें
परिवर्तन देखे जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ भाग होते हैं लंबवत संचलन के द्वारा ऊपर की तरफ जो है, यानी कि उनमें जिसे अपने ये कह सकते हैं ऊपर की तरफ प्रवाहित होना, या जिसे अपने ये कह सकते हैं ऊपर की तरफ बढ़ना, जिस प्रकार से पर्वत का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रियाएं जो होती हैं ये अधिकतर दो प्रक्रियाओं द्वारा क्षैतिज और लंबवत संचलन के कारण ये प्रक्रियाएं उत्पन्न की जाती है। इसमें भी हम देखते हैं कि भी एक तो होता है जिस प्रकार से महादेशीय बल, महादेशीय बल, महादेशीय बल, महादेशीय बल से मतलब महाद्वीपीय भाग जो है, महाद्वीपों पर जो बल लग रहे हैं, महाद्वीपीय भाग पर जो बल लग रहे हैं, जिस प्रकार से इनके वैगनर जब महाद्वीपों का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय एक सिद्धांत दिया गया था कि भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है ये भी एक जो कहने का मतलब महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित है कि भी जिस प्रकार से दो भाग थे पृथ्वी के, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड, उनके आपस में टकराहट के कारण जो है, या पृथ्वी की जो है पश्चिम से पूर्व दिशा के कारण जो है इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और महाद्वीप जो है महादेशीय बल के अंतर्गत आते हैं। इनका जो निर्माण हुआ है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी के पिछड़ने के कारण हुआ है। धीरे धीरे जो है इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल, जिनके कारण पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों का निर्माण भी एक विशेष प्रक्रम के द्वारा होता है, जिस प्रकार से जिसे अपने ये कह सकते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स, यानी कि ओरोजेनेटिक फोर्स जो है, या अपने ये कह सकते हैं ओरोज, या जिसे अपने ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये जो है जेनेसिस मतलब उत्पन्न होना, ओरोज का मतलब पर्वत, इनके पर्वतों का उत्पन्न होना। तो पर्वतों का उत्पन्न होना भी इसी प्रकार से देखा जाता है कि भी जिस प्रकार से हम ये मानते हैं कि पर जो ऊपर के जो भाग है अपर्दन द्वारा जो है वो भाग काट कर नीचे की तरफ सागरों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, और वहां पर जैसे जैसे मलबा पदार्थ जमता जाता है तो भूसंनति का निर्माण होता है। और उस भूसंनति के निर्माण के कारण जो है धीरे धीरे जो धरातलीय भाग है उस धरातलीय भाग में अपने ये कह सकते हैं कि अपर्दन की क्रिया, जो धरातलीय भाग में जो है वलन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और उसके कारण जो धीरे धीरे पर्वतों का निर्माण होता है, जिसे अपने पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। इसके कारण जो है कह सकते हैं कि पर्वत निर्माण या पठारों का निर्माण इसके कारण जो है होता है, और ये प्रक्रम जो है चलता रहता है, जिसके कारण जो है पर्वत निर्माणकारी क्रिया देखी जाती है। विभिन्न प्रकार के पर्वत, जिस प्रकार से वलित पर्वत अपने कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला है, या हिमालय पर्वतमाला है, या रॉकी पर्वतमाला है, या एंडीज पर्वतमाला है, तो ये सारी पर्वतमालाएं जो है इसी प्रक्रम के कारण उत्पन्न हुई है, जिसे अपने जो है पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। इसी प्रकार से जब यानी कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल आपस में संतुलित रहते हैं तब तक पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है। लेकिन जब इनमें जो है यानी कि असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया देखते हैं, या भूकंप की क्रिया देखते हैं अपने, या भूस्खलन की क्रिया देखते हैं, तो इस प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं वो इनके कारण उत्पन्न होती है, जिसे अपने इनके देखा जाए तो जिसे आंतरिक बल के रूप में देखा जाता है, आंतरिक बल के रूप में या अंतर्जात बल के रूप में इन्हें अपने देखते हैं, जिनके कारण जो है अनेक वस्तुओं का या अनेक भौतिक वस्तुओं का जो है निर्माण होता है। और वो भौतिक वस्तु में जो है बहिर्जात बलों के कारण, जो बाह्य बल जो होते हैं बहिर्जात बल होते हैं, उनके कारण वो भौतिक वस्तुएं टूटती फूटती रहती है, या उनका अपर्दन या अपक्षय होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी जो यानी ये धरातलीय भाग है, उस धरातलीय भाग में जो यानी कि अंतर्जात बल और बहिर्जात दोनों बल जो है आपस में कार्य करते रहते हैं, या अपने ये कह सकते हैं कि दोनों लगातार 24 घंटे जो है इनमें अनवरत रूप से जो है विनाश और निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब यानी कि कुछ ऐसे जो है अंतर्जात बल होते हैं जिनके अंतर्जात बल, या अपने ये कह सकते हैं कि भी कुछ ऐसे बहिर्जात बल होते हैं जिनको अपने
कुछ का तो अपने जो है आभास ही नहीं होता है कि भी जिस प्रकार से पर्वत निर्माण की क्रिया है, तो पर्वत निर्माण की क्रिया का हमें आभास नहीं होता, ये अपने आप अनवरत रूप से चलती रहती है, अपने को दिखाई नहीं देती है कि किस प्रकार से हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी बल होते हैं जो जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया है या भूकंप की क्रिया है, तो इनका हमें आभास होता रहता है कि भी जिस प्रकार से अगर भूमि में कंपन होता है तो अपने को आभास हो जाता है कि भूकंप आया है, या ज्वालामुखी क्रिया कहीं उत्पन्न होती है तो अपने को पता चल जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से या भूस्खलन की क्रिया होती है तो उसके कारण हमें पता चल जाता है कि भूस्खलन की क्रिया हुई है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अपक्षय की क्रिया होती रहती है, लेकिन अपक्षय की क्रिया का हमें आभास नहीं होता कि अपक्षय पर्वतों में या पठारों में जो अपक्षय की क्रिया होती रहती है, इनका हमें आभास नहीं होता है। तो इस प्रकार से इनके अंतर्जात बल और बहिर्जात बल कार्य करते रहते हैं। इनका इनके निर्माण और विनाश की प्रक्रिया जिस प्रकार से एक साथ चलती रहती है, या अपने ये कह सकते हैं कि दोनों में ही जो है संतुलन की अवस्था के कारण जो है, जब संतुलन की अवस्था होती है तो इनके इसमें जो है पृथ्वी में संतुलन देखा जाता है। और अगर इनमें कहीं भी कुछ भी असंतुलन की अवस्था होती है तो उसके कारण विभिन्न प्रकार के जो बल हैं वो कार्य करते हुए अपने को दिखाई देते हैं। अंतर्जात बल या बहिर्जात बल दोनों ही बल जो है ये कार्य करते हुए अपने इनको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बलों का हमने अध्ययन किया, जो दो रूपों में होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू।